तो अच्छा, किसी को फैन की आवाज आ रही है? काफी शोर हो रहा है। एनीबडी? नो। ठीक, चलो ठीक। सत्येंद्र नाथ बोस न्यूज में क्यों थे ये? बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। इनॉग्रेट द सेंचुरियन सेलिब्रेशन, शताब्दी समारोह जो है इनॉग्रेट किया था। सो आइकॉनिक बोस आइंस्टीन थ्योरी को लेकर, बोस आइंस्टीन थ्योरी, इस पे एक पूरा सेंचुरियन सेलिब्रेशन हुआ। तो इम्पोर्टेंट है। साइंस एंड टेक जो है, मिनिस्ट्रियल, इसने इनॉग्रेट किया है। ये इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा। चलो, तो बेसिकली एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस जो है, ये एक डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है, ये आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ, सॉरी, जो साइंसेज जो है, ये जो बेसिकली जो सेंटर है, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ये जो सेंटर है, ये सेंटर आता है किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स। ठीक है, आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड पीसीएस के लिए तो है ही, खैर। ठीक है, 1924 में इन्होंने क्या दिया था? क्वांटम जो है प्रपोज, ग्राउंड ब्रेकिंग मेथड था टू एक्सप्लेन क्वांटम थ्योरी को। बेसिकली बिहेवियर ऑफ जो पार्टिकल ऑफ और फोटोन का जो यूज कैसे होगा, उसके लिए इन्होंने क्वांटम जो प्रिंसिपल है उसका यूज करते हुए पार्टिकल्स एंड फोटोन का जो बिहेवियर है उसको समझने में इन्होंने क्या दिया अपना, बहुत उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कहाँ पे लगाया है अंडरलाइन, प्लीज उसको देखते हुए चलना। ठीक है, फोटोन के व्यवहार को समझने में, उसका बिहेवियर का तरीका, पैटर्न समझना है, इसमें बोस का कंट्रीब्यूशन था। ये सत्येंद्र नाथ बोस है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, क्लियर कर लो पहले। ठीक है, तो बेसिक चीजें क्या है, एक ये क्या है, क्या रहे हैं बेसिकली साइंटिफिक में, इनका जो नादिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इनका बर्थ हुआ है। एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से हुआ। ठीक है, पोजीशन हेल्ड भी कर रहे थे ये फिजिक्स डिपार्टमेंट के। ठीक है, ढाका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड ढाका यूनिवर्सिटी, उस टाइम में ढाका एंड कोलकाता दोनों यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया। ठीक है, चलो, सो उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है भाई, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये मैं हमने ऊपर अभी चेक कर लिया है। ठीक है, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है ना, डिस्क्राइब किया इन्होंने कि नॉन जो इंटरैक्टिंग और जो इनडिस्टिंग्विशेबल जो पार्टिकल्स है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, उसका थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में एनर्जी का जो मल्टीपल जो स्टेजेस होते हैं बेसिकली, उसमें एनर्जी का जो स्टेटस है, ये क्या होगा, कैसे वो अपने आप को डिवाइड करेगा अलग अलग स्टेज में, अविभाज्य है इसीलिए। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें, बस कुछ कुछ वर्ड्स को आप याद कर लो जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मेंस में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, एकदम रट्टा आपको रट के लिखना है, कहीं पे मेंस में पूछेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो की फीचर क्या है, बेसिक जो फीचर था इनका, ये बेसिकली पार्टिकल का जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए, कोई भी बेसिक पार्टिकल जो है उसका बिहेवियर को समझने के लिए, वो भी कहाँ पे, कब, जैसे देखो, ऐसे समझो, बहुत ही लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ। 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर का, वाटर कैसा रिएक्ट करेगा, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। 50 पे रखे, 60 पे रखे, 30 पे रखे, 0 पे रखे, माइनस पे रखे,
तो ऐसे ही जितने भी पार्टिकल्स है सबका लोअर टेम्परेचर में, ठीक है, लोअर टेम्परेचर में जो पार्टिकल का बिहेवियर क्या है ये समझना जरूरी है। क्वांटम का मतलब ही यही है, ठीक है। तो ये इसका मेन फीचर हो गया लो टेम्परेचर पे, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके इन्होंने, जो इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है उस पार्टिकल को कहा जाता है, जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करे उसको बोसॉन कहा गया, ठीक है। एंड बोसॉन दो अलग अलग वर्ड को लेकर कंपाइल कर दिया गया, ठीक है। फोटोन एंड ग्लूऑन, इसका एक एग्जांपल है। ये पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन एंड ग्लूऑन। और भी है, बट इसमें देखा गया कि लो टेम्परेचर में जब हम इस पार्टिकल को रखेंगे तो उसका बिहेवियर पैटर्न क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली गॉड पार्टिकल जो है, जो सन स्विट्जरलैंड में, वो इसी थ्योरी के बेस पे वहां पे ढूंढा गया और उनको उस गॉड पार्टिकल को, जिसको एज बी नोन एज गॉड पार्टिकल, ठीक है। चलो, तो अत्यंत जो मतलब निम्न तापमान पर बनने वाली पदार्थ की अनोखी अवस्था, यही है एक बोसॉन का बेसिकली जो कंडेंसेट जो है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, a unique state of matter formed at extremely low temperature, एक नया चीज बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक इसका थोड़ा सा और एग्जांपल देखें तो फर्स्ट क्वांटम जो रिवॉल्यूशन जो था वो था ट्रांजिस्टर, जिसे लेजर ट्रांजिस्टर और जो सेमीकंडक्टर है, इसी प्रिंसिपल के बेस पे ये डेवलप हुए हैं, ठीक है। फोटोन का बिहेवियर क्या होगा? एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो प्लैंक एनर्जी है, प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एडवांसिंग क्वांटम मैकेनिज्म। फोटोन का बिहेवियर ने किसको समझने में मदद की? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, ठीक है, एंड प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये इसी इसी पैटर्न को समझने के साथ साथ डेवलप हुआ कौन सा? क्वांटम मैकेनिज्म या क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जिनको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा साइंस एंड टेक का है, तो कुछ कुछ ना दे आर सम फ्यू वर्ड्स, उसको आप याद कर लो, बाकी मैंने ट्रिक बता रखा है, ठीक है। चलो, क्योंकि अब हिस्ट्री तो आप समझ लोगे, पॉलिटी समझ लोगे, बस साइंस टेक में थोड़ा सा हाथ तंग है तो फिर प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड 12th अगर साइंस नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप समझ नहीं सकते या मैं समझा नहीं सकता, बट ये इतना जरूरी नहीं है, जितने से आपका काम चल जाए मैं उतना बता दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो पूरा 4-5 क्लास इसी में चला जाएगा, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है बीईसी, ये क्या है? इन्होंने आइंस्टीन और बोस ने दोनों ने मिलकर एक वो दिया था, क्वांटम फिनोमेना प्रिडिक्ट किया था बेसिकली, इन दोनों ने मिलकर क्वांटम फिनोमेना, ठीक है, प्रिडिक्ट किया था। इनका कहना है, इस प्रिंसिपल का कहना है कि कोई भी जो मैटर का जो स्टेट होगा, स्टेट ऑफ मैटर जो होगा, जब कणों को लगभग पूर्ण शून्य यानी -273 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाएगा, तो इस स्टेज पे एक यूनिट की तरह ये व्यवहार कर, कण जो है, मैटर जो है, वो एक यूनिट की तरह व्यवहार करने लगता है। और इस पदार्थ को कहा जाता है पांचवी अवस्था, थोड़ा सा इंग्लिश में, ठीक है। फॉर्म्स व्हेन पार्टिकल आर कोल्डेड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो से भी -273 डिग्री कैल्विन पे, सेंटीग्रेड और 0 कैल्विन, 0 कैल्विन, सेंटीग्रेड एंड कैल्विन। कोई भी टेम्परेचर में अगर हम उसको अलग अलग, मतलब इतने लो टेम्परेचर में अगर उसको लेके चले जाएं, तो पार्टिकल जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग पार्टिकल होते हैं, इस तरह से ये एक साथ आ जाते हैं इतने इस टेम्परेचर पर,
ठीक है, तो बिल्कुल एक नया नई चीज बना भी लेते हैं और नए तरीके से बिहेव भी, इनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिफर टू एज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक तो हमने तो यही देखा था यार, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, गैसियस फॉर्म, और एक थोड़ा सा पूरी तरह सॉलिड नहीं, पूरी तरह से लिक्विड नहीं, बस इतना ही था। अभी तक तो हमने फोर्थ स्टेज को ही जाना था। जो पांचवा मैटर जो स्टेज है वो ये है, सुपर फ्लूइडिटी की बात हो रही है, यानी शून्य चिपचिपाहट के साथ, जीरो विस्कस चिप के साथ ये बिना किसी रेजिस्टेंस के क्या होंगे, फ्लो करने लग जाएंगे। यानी अब क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले ऐसे समझो, समझने वाली चीज है, मजा आएगा समझने में। कोई भी, अगर हम जैसे पानी को बहुत ज्यादा गर्म करें तो भाप बन के उड़ जाएगा यार, वेपर बन के वो खत्म। लेकिन माइनस अगर 73 पे अगर हम उसको रखते हैं, एज फॉर एज वाटर हो या कोई भी मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। वो पैटर्न अपना जो बना बनाया पैटर्न है उसको वो छोड़ देगा। सुपर कंडक्टिविटी में बात करें तो कभी वो मैग्नेट की तरह, कभी वो व्यवहार भी करेगा, कभी बिहेव भी करेगा और कभी नहीं भी करेगा। तो सुपर कंडक्टिविटी यही है, शून्य विद्युत प्रतिरोध। यानी कि कभी जब आप कंप्यूटर का जो चिप होता है, बेसिकली आपका मदरबोर्ड, जब आप ऑन करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो हो गया और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ऑफ करोगे उसमें वो जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो गया और वो बंद हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये सुपर कंडक्टिविटी है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर वाली बात हो रही है। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक और वर्ड आएगा, कोहेरेंस का, सामंजस्य। यानी सभी कण कण जो है, पार्टिकल जो है, एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं। अभिषेक गौतम जी, कोई नॉइज आ रही है, किस तरह की नॉइज है, खटर खटर की नॉइज है अभिषेक गौतम? ओके, ठीक है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ यार, तब से कोई कुछ कह नहीं रहा है। चलो, अभी ठीक है, इतनी देर से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक है, चलो। हम्म, आज मैंने फैन ऑन किया था, तो उसी का ये नॉइज था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, ये भी मैंने बता दिया कि अलग अलग, ये अगर इस टेम्परेचर पे किसी मैटर को हम रखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि -273 सेंटीग्रेड पे लेके गए, तो ये अलग अलग नहीं रहेंगे बल्कि सब एक हो जाएंगे। ऐसे एक पूरा, जैसे दो वाटर की का जो ड्रॉप होगा, ड्रॉपलेट होता है जो है ना, अलग अलग है, आप उसको मिला दो तो एक हो गया और पता भी नहीं चलेगा कि वो कभी अलग भी था, जस्ट लाइक दैट। लेकिन उसी ड्रॉपलेट को जो लिक्विड फॉर्म में है, पहले समझना, जो लिक्विड फॉर्म में है वो उसका बिहेवियर पैटर्न अलग होगा। जैसे आपने उसको सॉलिड कर दिया उस ड्रॉपलेट को, फिर क्या होगा, आप उसको मिला के देखो, नहीं मिलेगा। लेकिन दो बर्फ के, आइस के टुकड़े को अगर आप आपस में कुछ देर तक होल्ड करके रखते हो एक साथ, तो आपस में वो चिपक जाते हैं। देखा है ऐसा, कभी किया, बचपन में तो किया होगा यार। अरे बर्फ का गोला खाया है, क्या बोलते हैं उसको यार वो, मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन हाँ, वो क्या है, बर्फ को स्क्रब कर दिया और उसके जो जो पूरा पाउडर जैसा हो गया, उसको एक ग्लास में डालकर और उसको फिर, बर्फ क्या है, बर्फी चराई, बर्फ चराई, पता नहीं कुछ होगा। ठीक है, गोला, हाँ गोला मैंने सुन रखा है, बर्फ का गोला ऐसा कुछ। ठीक है, नहीं अपने लाइफ में मैंने शायद एक या दो बार खाई होगी, उसका टेस्ट भी नहीं पता अभी मुझे, बट वो खूबसूरत सा लगता था, लाल पीली नीली वाइट है। ठीक, सो कई कण क्या है,
एक ही क्वांटम में एक ही अवस्था में समाहित होते हैं कई कण। यानी उसका पार्टिकल की अगर हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन में अगर हम बात करें, तो मेनी पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट लीडिंग द यूनिफाइड वेव जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एकीकृत वेव, सब एक ही फंक्शन को, पैटर्न को क्या करेंगे, एक ही तरह से। जैसे पानी है, पानी का एक मॉलिक्यूल है, आप दूसरा पानी का भी लीजिएगा, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप आंख बंद करके दो ड्रॉपलेट रख दो और उसको बोलो कि आइडेंटिफाई करो कि कौन किससे अलग है, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? अगर उसका फॉर्म चेंज कर दें, एक को आइस रख दें, एक को वाटर ही लिक्विड ही रहने दें, और एक को गैस बना दे, तो ऐसे भी नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं होगा, है ना। तो सुपर सॉलिड बिहेवियर जैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में संगणित कण ठोस जैसी संरचना बना सकते हैं, जैसे कि डेंस जो ड्रॉपलेट है ऑफ बीई बोसॉन, आइंस्टीन बोसॉन जो ये है, पार्टिकल्स फ्रॉम ऑर्डर्ड लैक्टिस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो यानी कोई भी पदार्थ की जो 5 अवस्था है, वो 5 अवस्था क्या है, 5 स्टेज क्या है, ये वही है। सुपर फ्लूडिटी, सुपर कंडक्टिविटी, कोहेरेंस, माइक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन, ये इसका फीचर भी है, प्लस ये भी है। सो इसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा और डेवलप किया गया, और उसके बाद खोज किया गया हिग बोसॉन, उसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है, गॉड पार्टिकल कहा गया। तो बेसिकली ये, अब ये है क्या, तो इट्स ओरिजिनेट, एक हिग्स क्षेत्र उत्पन्न होता है जो अदृश्य होता है, अदृश्य का मतलब कि विजिबल नहीं है, ठीक है। तो इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिग्स फील्ड, an invisible field that impart mass to particles and exist even the seemingly empty space। तो हिग क्षेत्र एक ऐसा एक फील्ड को क्रिएट करता है बेसिकली, जो अदृश्य होगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, बट एक फील्ड क्रिएट हो गया, जैसे आपके और मेरे बीच का, या फिर आपके और आपके लैपटॉप के बीच का जो डिस्टेंस है, उसमें एक फील्ड क्रिएट हो गया, और जो जो मैटर है वो उसको वॉल्यूम क्या करेगा, दे देगा थोड़ा सा, और खालिस्तान में भी वो मौजूद ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, अब ये तो दिमाग से उड़ गई बात। देखो, हमारे और तुम्हारे बीच में, ये तो मैंने बता रखा है, ब्लैक होल बता रखा है, नाम सुना है ना ब्लैक होल का, कहाँ है ब्लैक होल, कहाँ पे है, नो बडी नोज, कोई नहीं जानता, क्योंकि दिखता नहीं है भाई। अब आप कहोगे सर आसमान में, अर्थ पे क्यों नहीं हो सकता, लो, स्पेस में, आपको कैसे पता है स्पेस में ही है, वो धरती पर नहीं है, इस अर्थ पे नहीं है, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जो अनडिस्कवर्ड है अभी तक तो। अरे पढ़ाया तुमने ना कि आसमान में है, अंतरिक्ष में है, पहले ऐसे समझो। जब कोई खाली स्थान है तो इसका मतलब यानी एक वैक्यूम क्रिएट, मतलब ये हो रहा है, अगर आप ऐसे समझो, विजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कुछ नहीं है, भाई आपको नहीं दिख रहा है। फिल्मों में देखा है कि भाई एक हीरो जो यहाँ से जा रहा है और फिर वो दूसरी दुनिया में घुस रहा है, इंटर कर रहा है, ये देखा है, ये देखा है, फिल्मों में तो देखा ही होगा ना, हाँ। बेसिकली ये वही थ्योरी है, मार्वल और वट एवर जो भी है। सो हम ब्लैक होल को भी नहीं देख सकते, अंदर ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा है कि सब कुछ वो एब्जॉर्व कर लेगा, उससे कुछ भी होके नहीं जा सकता, मतलब कोई लाइट भी दोगे तो वो ट्रांसपेरेंट, और जो ब्लैक होल होगा वो एक बॉल के साइज का भी हो सकता है, और वो हमारी अर्थ से 100 गुना, 100 टाइम्स बड़ा भी हो सकता है, 10,000 टाइम्स बड़ा हो सकता है, ठीक है। सो ये वही है।
क्लियर। तो अब गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल यानी जिससे सारी चीजें बनी हैं। बारमूडा ट्रायंगल, तो बारमूडा ट्रायंगल तो, अरे यार ठीक है, वहां ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, ठीक है, कुछ चीजें हैं डिस्टर्बिंग करेगी, बट वो कहाँ है ये तो पता है ना, बट हिग ब्लैक होल के बारे में तो पता ही नहीं है। कई बार आपने सुना होगा कि भाई कोई एयर जो है, एरोप्लेन जो है वो आज तक मिला ही नहीं, कभी गायब हो गया। कहाँ गया किसी को नहीं पता। क्यों? तो जो विजिबल है सिर्फ वही दिखेगा, उसी को आप मानोगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए गॉड पार्टिकल यानी इसी से ही सारी चीजें बनी हैं, जैसे मिट्टी से ही आपने अलग अलग चीजें बना ली, तो उसका जो ओरिजिन जो है, सोर्स जो है, ओरिजिनल सोर्स वो क्या है? मिट्टी है। या अगर कोई आप लोहा बना रहे हो या जो भी है, एक्स वाई जेड, 10 तरह की चीजें बना रहे हो, तो ओरिजिनल सोर्स क्या है उसका? अब मैं कहूँ मिट्टी का सोर्स, आप कहोगे यार सर वो स्टोन है, स्टोन का सोर्स आप कहोगे कार्बन है, मैं कहूंगा कार्बन का सोर्स। तो सोर्स, वो सोर्स सोर्स जाते चले जाओगे। हर का एक सैंड का पीस ऑफ, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर ले लो, बालू का एक कण जो है, उसको आखिर बनाया किसने? उसमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस होगा उसमें भी। तो यही बिहेवियर पैटर्न बेसिकली, गॉड पार्टिकल का मतलब उसी से सारी चीजें बनी है। तो जैनिज्म कहता भी तो है, जैनिज्म भी कहता है, और उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो एक और मैंने आप लोगों को बताया यूपीएससी में, जल्दी से उनका नाम बताओ फिलोसोफर का। इंडियन फिलोसोफर ही है भाई, इंडियन फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। पुडुचेरी में उनका एक आश्रम भी है, क्या नाम है उनका? महर्षि अरविंद। सबको सुपर एक स्टेज में जाना ही है, आज नहीं तो कल, उसमें जितना टाइम लगे। क्लियर है? राजमोशाय ऊपर से तो नहीं निकला? राजमोशाय, बाबू मोशाय है, ये चले गए? हम्म, समझ में आ रही है चीजें? हम्म। चलो, अब इतना मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा यू नो डर या फेमिलियर हो गए, कम कम से कम आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओ आर टी। कई बार आप लोगों को लगेगा कि अरे सर आपने बस ऐਵੇਂ ही कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी कैसे घुमा घुमा के पूछेगा ये हमें भी नहीं पता। ठीक है, चलो। ओरल, ओ आर टी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, पुनः जर्लीकरण चिकित्सा। एक चिकित्सक है रिचर्ड कैश, इन्होंने, रिचर्ड कैश नहीं दिया था, उनका, उनकी डेथ हो गई। ओआरटी का डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब ये ओआरटी क्या है भाई? जो बेसिकली इसमें अगर हम कहें तो यार ये उसमें क्यों नहीं है, टेबल फॉर्म में क्यों नहीं है? चलो, इन्होंने रिसेंटली दिया था। व्हाट इज ओआरटी? ओआरटी इन्वॉल्व्स गिविंग अ सॉल्यूशन containing glucose, sodium chloride, sodium bicarbonate and potassium chloride by mouth to prevent or treat dehydration। यानी कि आपके बॉडी में अगर पानी की कमी हो गई है तो आपको क्या दिया जाना चाहिए? गर्मी का दिन आ रहा है ना, मान लो आपको 5 डेज से आपको कुछ, किसी ने पानी का एक बूंद नहीं दिया, फिर क्या होगा? ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, 1 2 3 4, ये आप उस मरीज को या फिर उसको, उस व्यक्ति को देकर क्या कर सकते हैं? बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकते हैं। तो ये उसकी, उसका प्रोसेस है ये। ठीक है, डिहाइड्रेट नहीं होगा फिर। तो हर जगह तो पानी लेके जा नहीं सकते यार, है ना? चलो,
तो बेसिकली इसका मेन पर्पस है मेंटेनेंस थेरेपी है। एक तो डिहाइड्रेशन, ठीक है, कि रिप्लेस करना है फ्लूइड लॉसेस को बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह डालकर आप उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। जैसे आप लूज मोशन जब हो रहा है बॉडी में तो फिर पानी की कमी होती है, ग्लूकोज लेते हैं ना, ओआरएस का गोल लेते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर लेते हैं ना, बस ये वही चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है अभिषेक गौतम जी। ठीक। बट यहाँ पे ओआरटी है, अब सुनो जरा सा देख लो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करना, पानी शरीर बॉडी में वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी हो जा रही है ना, उसको ठीक करना है। अच्छा, और क्या है? जो इंश्योरिंग ऑनगोइंग फ्लूइड बैलेंस एंड सपोर्ट न्यूट्रिशन आफ्टर डिहाइड्रेशन। यानी एक बार आपका बॉडी का डिहाइड्रेट हो गया तो उसके तुरंत बाद आप बैलेंस बनाए रखने के लिए और न्यूट्रिशन देने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, चलो। क्यों क्यों हो गया भाई, क्या ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, रीजन क्या है इसका? हैजा रोगी जो थे बेसिकली हिस्टोरिकल है, 1990s में, 1960s में, सॉरी, 1960 में एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, बेसिकली फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल था ओआरटी का कॉलरा पेशेंट के लिए इन बांग्लादेश। ये 1960 में हुआ था बेसिकली। इंडियन पार्टिसिपेट जो पेडिस्टेरियन जो सॉरी पेडिया पेड्रा क्या बोलते हैं इसको, पेड्रियाट्रिक यानी बच्चों वाली जो चीज है ना, दिलीप ये थे महानोबिस। इन्होंने क्या किया था, ओआरएस का यूज करके लूज मोशन का ट्रीटमेंट किया था। पेडियाट्रिक कहते हैं बेसिकली बच्चों को जो देख रेख करते हैं डॉक्टर, जो पेडियाट्रिक उसी का एक डिपार्टमेंट है ना। चलो, सो डायरिया, डायरिया में 90s में क्या हुआ था, बच्चों की 2/3 बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई थी। ठीक है, डायरिया से हो गया था। फिर कॉलरा से भी 50% बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, है ना। तो कहीं पे न्यूट्रिशन है, कहीं पानी है, गंदा पानी है। कॉलरा किससे हो रहा है, गंदा पानी से होता है, हैजा। तो ये यूज करने से 50% से घटकर उनकी डेथ मतलब एकदम कम हो गई, डेथ रेट कम हो गया। ठीक है, इंडिया ने कहा यार चलो अच्छी बात है, इफेक्टिवनेस तो है। तो अब इफिकेसी के लिए ओआरटी बेसिकली क्या किया गया, अडल्ट जो ट्रीटेड विद ओआरटी रिक्वायर्स 80% लेस जो इंटरवेनेंस फ्लूइड कंपेयर टू अदर टेक्निक। यानी 80% आप मान के चलो जो भी अडल्ट हैं वो इससे इस उनको आ, उसकी बॉडी को ये नीड होती है ओआरटी की। तो ओआरटी का काम क्या है बेसिकली, गट्स जो सेल्स होते हैं एब्जॉर्ब शुगर वाया स्पेशलाइज रिसेप्टर्स। तो यह आंत क्या करती है बेसिकली, रिसेप्टर के द्वारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है। और शुगर क्या करता है, शर्करा यानी शुगर सोडियम को का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। वाटर एंड क्लोराइड का जो का एब्जॉर्प्शन होगा, और यानी उसका प्रोसेस बताया जा रहा है। कार अगर हम ओआरटी दे रहे हैं तो उसका फंक्शन भी जानना होगा, कैसे काम करती है, इंपॉर्टेंट होगा ओआरटी के बारे में। ये लाइन थोड़ा सा देख लेना, बाकी तो आप छोड़ सकते हो, बट ये और ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एक दो तीन, तीन लाइन ये इंपॉर्टेंट होगी फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस के। बाकी इंडिया ने क्या किया, ठीक है यार, 1985 में एक ओआरटी एक स्कीम चला दिया, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन में भी लेके आया गया इसको। ठीक है, स्टॉप डायरिया कैंपेनिंग भी चलाया गया, प्रमोट अवेयरनेस एंड ओआरटी यूजेस, कैसे यूज करना है, क्या करना है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे भी डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ तो है ही काम करने के लिए। ठीक है, गावी है वैक्सीनेशन के लिए, पूरा इसका जो अलायंस बनाया है, किसके लिए है, डायरिया के लिए। तो ये भी ओआरटी का जो भी प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करता है, ऑब्वियस है। ओआरटी में डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ क्या देती है, ओआरएस प्लस जिंक का एक वो देते हैं, सॉल्यूशन देंगे। और डायरिया के लिए बेसिकली जो ओआरएस प्लस जिंक फॉर ट्रीटिंग डायरिया। जीटीएफसीसी क्या करेगा,
30 तक जो हैजा को रोकना है, हैजा मीन्स कॉलरा, एलिमिनेट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल लेवल पे क्या है, इंडियन लेवल पे क्या है, लेवल पे ये सिर्फ प्रोग्राम के नाम आपको देखने हैं और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? जल्दी से बताओ। पढ़ के कितने लोग आ गए थे? पढ़ के सब लोग आ गए थे? लगता तो नहीं है कि आप लोग इतने सीधे हैं। ये क्या हो रहा है? अब इसको भी 10 लग गया क्या? ये लो, ये लो, इसकी बैटरी खत्म। हम्म। नो इशू। चलिए, क्लियर सभी को? चलो, नया टॉपिक है हमारा। तो जो लोग, आप लोग अपने माइंड में एक, खास तौर पे मिसबा फातिमा जी, आपके दिमाग में एक चीज दौड़ती रहती है, आपके और भी लोगों के होंगे, है ना, कि आपको साइंस नहीं पसंद है, किसी को हिस्ट्री नहीं पसंद है, किसी को केमिस्ट्री नहीं पसंद है ना, किसी को जीवन पसंद नहीं है, किसी को बहुत कुछ पसंद है। सो आपके हिसाब से यूपीएससी नहीं चलेगी, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट चीजों को थोड़ा सा देखो। जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, जैसे सीसेट निकालना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सी तो जाहिर सी बात है कि अब उस पर आपकी पसंद हो या ना हो, आपको करना पड़ेगा। लेकिन कितना? क्या एक्सपर्ट बनना होगा? बिल्कुल नहीं। जी, इंटरटेन नहीं करेगा, बिल्कुल। इंटरटेन तो छोड़ो यार, वो तो देखेगा भी नहीं आपकी तरफ। नहीं आता, वो आपकी प्रॉब्लम है ना। चलो, तो कोई भी सब्जेक्ट के लिए बेसिक चीजें अगर आपको पता है, थोड़ा सा नहीं भी पता है, तो आप उसको एसोसिएट करके पढ़ो, चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है, चलो। चलो, तो जिनको जिनको जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम आएगी, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। चलो, आरएनए एडिटिंग, ये क्या है भाई? क्यों नहीं यूज में था? फर्स्ट जो सक्सेसफुल क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है ऑफ आरएनए एडिटिंग इन ह्यूमन वाज परफॉर्म्ड। क्लिनिकल ट्रायल हुआ है पहली बार आरएनए एडिटिंग का, क्लिनिकल ट्रायल अभी। ठीक है, अमेरिका में हुआ, अमेरिकन कंपनी थी, इन्होंने किया, वेव लाइफ साइंसेज ने। अल्फा फर्स्ट जो है, वन है इसका, एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, AA TD, एंट्री ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, इस एक बीमारी का नाम है ये। उसके यू नो इसका यूज किया, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी का यूज किया इलाज के लिए। इस किसका? इस बीमारी के इलाज के लिए इस टेक्निक का यूज हुआ है, तो इट्स अ टेक्निक, वेरी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज AATD? AATD क्या है? इन द हेरिटेड डिसऑर्डर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, क्या है ये? क्या है ये? प्रोटीन बॉडी में क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है। तो बॉडी में किस पार्ट में डिपॉजिट होगा? बॉडी के किस पार्ट में डिपॉजिट होगा? लीवर एंड लंग्स में। ये क्या है? इट्स अ जेनेटिक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है, यानी कि मेरे पापा से मुझे मिलेगा, मेरे फादर से मुझे मिलेगा, और मैं अपने आगे वाले बच्चे को दे दूंगा।
जेनेटिक है उनके, ये बीमारी उनके पापा ने उनको दिया था गिफ्ट में, ऐसा कुछ। ठीक है। सो आरएनए जो सीक्वेंसिंग है इसको क्या करता है, थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा कहीं से कट कर देगा, कहीं उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको डाल दिया जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन जो अन जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया जाएगा या रिप्लेस कर दिया जाएगा, वट कुछ भी करोगे, तीन में से कुछ भी करोगे, आप कुछ नया इंडक्ट करोगे, कुछ उससे वहां से हटाओगे, ठीक है, या कुछ इंफॉर्मेशन डालोगे, या कुछ नया बिल्कुल फ्रेश पीस आप वहां पे उसको रिप्लेस कर दो, सब उसको एडिटिंग ही कहा जाएगा। क्लियर? आई थिंक इस यहां से क्वेश्चन आना चाहिए, ये थोड़ा सा ट्रिपल स्टार आप इसको करके चलो। ठीक है। अभी क्लिनिकल ट्रायल ही हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो अब ये इसमें जो टेक्निक यूज्ड हो रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, हल्की सी चीज है। जो एडिनोसिन जो है, एडोसिन एडेनोसिन डीएमी डीएमीनेस एक्टिंग ऑन आरएनए, यानी ए डी, अब इतना लंबा चौड़ा नाम तो याद रहेगा नहीं यार, सीधी सी बात समझो। आरएनए यानी ए डार, उसका यूज करके आरएनए यानी आरएनए का एडीआर का यूज करके जी आरएनए में के साथ इसको किया गया, यूज किया जा रहा है, यानी साइंटिस्ट ने यूज किया किया है एडी एडीएआर को कंबाइन किया किसके साथ, आरएनए के साथ, गाइड आरएनए के साथ। ठीक है। तो जो स्मॉल जी आरएनए है, एम आरएनए है, इनमें से विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है, यानी कि पर्टिकुलर ये जीएनए हेल्प्स लोकेट स्पेसिफिक रीजन इन एमआरएनए फॉर मॉडिफिकेशन। पर्टिकुलर, अब जैसे आप ऐसे समझो यार, मेरे पेट में एक बड़ा सा डॉक्टर ने कैंची छोड़ दी, या कोई सुई छोड़ दी, या कोई कोई प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर एरिया में ही कट लगेगा, पर्टिकुलर एरिया को ही। ऐसा तो है नहीं कि पैर में कैंची पेट में है और पैर का ऑपरेशन होगा, ऐसा तो होगा नहीं, पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। तो पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करेंगे, यानी अगर ये डीएनए है, आरएनए है, तो वहां पे पर्टिकुलर एरिया को हम स्पेसिफाई करेंगे और उसी को ही वहीं पे ही टारगेट भी करेंगे। ठीक है। तो आरएनए एडिटिंग का जो प्रोसेस होता है, इसके देयर आर आरएनए कंसिस्ट ऑफ फोर बेस क्या है, यूपीएससी ने पहले पूछा है, एडेनिन, गुआनिन, यूरोसिल एंड साइटोसिन। तो एडीएआर क्या करता है, ये जो एंजाइम है, इट्स अ एंजाइम, एडोसिन को इनोसिन में रिप्लेस कर देगा, बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा, जो गुआनोसिन की तरह बिहेव करेगा। बस यही करना था आपको, हो गया, काम खत्म। अब इसका इससे होगा क्या, तो एमआरएनए का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, बस यही करना था। बस आपको इतना ही पढ़ना था, बाकी चुनौतियां क्या क्या हैं वो सब छोड़ दो, बस इतना ही काफी है। तो एक बार फंक्शन इंप्रूव हो गया, तो दिस प्रोसेस रिस्टोर एमआरएनए फंक्शन इनेबलिंग द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन। नॉर्मल प्रोटीन की तरह फिर इसमें निर्माण संभव हो जाएगा, यानी कुल मिला के किसका निर्माण नहीं हो रहा था, प्रोटीन का। तो सारी कवायद जो यूज करनी थी हमें, प्रोटीन का बनना इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में प्रोटीन नहीं बनी तो क्या होगा, 10 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है। मिसबा जी, सर ऑल्सो दिस टेक्निक इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी इन सीएससी। द कमीशन हैज आस्क्ड द क्वेश्चन 7 times अबाउट डीएनए एंड आरएनए। मैडम जी, हमारे यहाँ हमारे टाइम में अगर आप देखोगे, मैं इसको टाइमिंग बता दे रहा हूँ, 2009 का पेपर है ये। इसमें इन्होंने क्या पूछ लिया है, ग्रेटर देन एंड लेस देन पूछा है। आप 2009 का देख लेना जाके, 9 में भी आया है। और ये 12th के जो बच्चे जो उस वक्त तो एमबीबीएस होता था हमारे टाइम में, ठीक है, तो वो बिल्कुल ये पूछा है। चलो।
तो अभी तो शोध होना है, अभी और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, कंपैरिजन करना है, वो होता रहेगा, ठीक है। तो एडिटिंग, आरएनए एडिटिंग एंड डीएनए एडिटिंग, क्या बोथ आर सेम? नहीं, थोड़ा सा तो यार डिफरेंस होगा। क्या है? इसके टाइप का, जैसे परिवर्तन का प्रकार क्या होगा, चेंजिंग टाइप है। तो आरएनए ये क्या है? ये बेसिकली टेम्पोररी होगा। डीएनए जो है परमानेंट होता है। आप आरएनए को बदल सकते हैं, हालांकि डीएनए को भी कहते हैं कि लोग बदल सकते हैं, बट बदल नहीं सकते, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। एक नई इंफॉर्मेशन डाल दो तो वो अडेप्ट, वो करेगा कि नहीं करेगा, अभी इट्स अ मैटर ऑफ, वो क्या कहते हैं, अभी रिसर्च में है, अभी जाएगा वो, डिस्कवर करना अभी बाकी है, अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। सेफ्टी की बात करें तो अधिक सुरक्षित है, फ्लेक्सिबल है, बट यहाँ पे कुछ अगर आपने डीएनए में छेड़छाड़ की तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। डीएनए के साथ छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि म्यूटेशन हो गया तो पता नहीं वो क्या से क्या बन जाए, है ना। गुस्सा आने पर आदमी जानवर की तरह बिहेव करता है, एनिमल की तरह, है ना। चलो, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ये कंपोनेंट एलर्जिक जो, अच्छा, रिएक्शन में क्या हो सकता है, क्योंकि उसको इरिवर्सिबल है ये, इसको फिर ऐसा खतरा है कि अपरिवर्तन, फिर उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर डीएनए एक बार चेंज हो गया तो वापस उसी स्टेज में आप लेके नहीं आ सकते। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये, इसलिए इसमें ये काम हो रहा है अभी, ठीक है। इसका जो एलर्जिक, यहाँ पे प्राकृतिक घटक क्यों है भाई, ठीक है। आरएनए जो एडिटिंग है, यूज एडीआर एंजाइम नेचुरली प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो मानव में एडीआर एंजाइम जो है स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, और यहाँ पे डीएनए में ये बैक्टीरियल प्रोटीन का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना, बैक्टीरियल प्रोटीन का, ठीक है। क्लियर है? जल्दी से। हम्म। ठीक। हम्म। न्यूज इन शॉर्ट पे आते हैं। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा मिस्टेक मेरे साथ, मतलब मेरे तरफ से हुआ है, इसको मैंने चार्ट टेबल फॉर्म में नहीं दिया है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, बस ये डिफरेंसेस है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, बाकी कोई कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तरीका थोड़ा सा अलग रखा है। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसरो ने क्या किया है, उसका और एक डिपार्टमेंट है, डीबीटी, बायोलॉजिकल जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्होंने दोनों ने पार्टनरशिप किया था, और रिसर्च करने के लिए, टू प्रमोट रिसर्च इन स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सॉरी। दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया है, अंतरिक्ष में, कहाँ पे? स्पेस में, ठीक है। तो यार स्पेस के चैलेंजेस अलग अलग होंगे, ठीक है, कि भाई स्पेस पे जाके क्या हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर वहां भूख लग गई किसी को तो ओरियो बिस्किट खा लेगा दूध में डाल के, ऐसा कुछ। या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, जो उसको पॉटी जाना है, लू जाना है, तो कैसे वो कहाँ स्टोर होगा, भोजन खराब ना हो जाए, फूड प्रिजर्वेशन जरूरी है, माइक्रो ग्रेविटी और रेडिएशन से भी बचना जरूरी है ना। कैंसर, या फिर कैटरैक्ट्स, या फिर बोन और मसल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब में जो चैलेंजेस है कि भाई आने वाला, अब पहले ऐसे समझो, आने वाला टाइम क्या है, और ज्यादा रिसर्च ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। अब इंडिया ने भी अपना 2026 में रशिया से वो ट्रेनिंग भी लेके आ गए हमारे एयरफोर्स के पायलट, ठीक है। अब वो भी जाएंगे गगनयान, हैव यू हर्ड? गगनयान,
अच्छा ठीक है, तो भाई अब हमारा खुद का मिशन स्टार्ट हो रहा है। तो एक भाई सेरेना विलियम्स, सुनीता विलियम्स, है ना, कल्पना चावला, और भी बहुत सारे लोग गए हैं, स्पेस वॉक किया है, ठीक है। ये इनटेक क्या कर रहे हैं? तो ये तो उनका, उनकी रेसिपी है ना भाई। हमें चाहिए दाल भात, दाल बाटी और चूरमा, लिट्टी चोखा, फिर क्या करेंगे? तो जो प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, उसका रिमेडिएशन, उसको पहले थोड़ा सा उसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में, यानी कि स्पेस में बायोटेक्नोलॉजी, ये ये नया जो टर्म्स, नया नहीं है बट ये जो टर्म्स कॉइन हुआ है बेसिकली, वो है क्या? व्हाट इज स्पेस बायोटेक्नोलॉजी? तो ये अध्ययन बताता है कि इट्स, ये बेसिकली जो स्पेस बायोटेक्नोलॉजी है, ये स्टडी बता रहा है कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट, फंक्शन एंड इवॉल्व इन माइक्रो ग्रेविटी टू इनहांस ह्यूमन सर्वाइवल एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। अध्ययन ये बताता है कि सूक्ष्म जो, क्योंकि ग्रेविटी तो है ही नहीं उस, भाई स्पेस में ग्रेविटी कहाँ है? ग्रेविटी का मतलब हो गया कि आप बॉलिंग कीजिए और वो अगला बॉल में छक्का लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। बॉलिंग तो हो जाएगी, पहले बॉलिंग, बॉलिंग करने के लिए रन अप चाहिए, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि लोग तैरते हैं वहां पे, ठीक है। तो जीरो ग्रेविटी है। तो कोई भी जीव जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो कैसे वहां पे जाके अपने आप को अडेप्ट करे उसके लिए, क्योंकि हमें तो जमीन पे चलने की आदत है, तैरने की तो आदत है नहीं, मोहित कुमार, ठीक है। फंक्शन कैसे करेंगे और डेवलप कैसे होंगे, ठीक है। तो जिससे कि मानव अस्तित्व, जो अस्तित्व है, और अंतरिक्ष अन्वेषण, दोनों को बढ़ावा मिलेगा। यानी अभी तो यार एक्सप्लोर, पहले वहां तक पहुंचे तो उसके बाद एक्सप्लोर भी करना है, ठीक है। क्लियर है? चलो। सो उसका अनुप्रयोग और इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस। अब ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, अब ये मैं बोलना सर ऊपर में तो नहीं बताया। साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस दोनों से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलो, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर हमें पता नहीं है तो फिर हम अपने जो लोग को वहां पर रखेंगे कैसे, ठीक है। तो माइक्रो ग्रेविटी के लिए रिसर्च करना होगा। तो दवा के विकास के लिए माइक्रो ग्रेविटी इनेबल्स बेटर प्रोटीन क्रिस्टल ग्रोथ फॉर प्रिसाइज ड्रग डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दवा के विकास के लिए अधिक सटीक प्रोटीन क्रिस्टल, अब जो मेडिसिन चाहिए, बीमार हो गए ऊपर जाके, कैसे ठीक करोगे? हमारा प्रेशर अर्थ पे अलग है और जीरो ग्रेविटी में अलग होगा, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है? तो एक ड्रग का डेवलपमेंट के लिए हो जाएगा। दूसरा हमारा रेडिएशन रिसर्च के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि आप अंतरिक्ष में गए, आपका डीएनए चेंज हो गया तो, या कुछ टूट फूट हुई तो डीएनए को आप रिपेयर कर सको। तो अंतरिक्ष विकिरण से, यानी कि अंतरिक्ष विकिरण का मतलब क्या है यहाँ पे, जो सेल को रिपेयर भी करना है। स्पेस में जो रेडिएशन है, क्या हम उस रेडिएशन का यूज कर सकते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट हम ये यहाँ भी कीमोथेरेपी वगैरह जो देते हैं, वो भी रेडिएशन ही तो है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को समझना है, उसको स्टडी करना है। आर्टिमिस का एक वो गया भी था, मिशन भी गया था नासा का, ठीक है। इन्वायरमेंटल
जो मॉनिटरिंग है, जैसे कि जो माइक्रोवेव्स जो है कैन ट्रांसफॉर्म मास एंड मून सॉइल इनटू फर्टाइल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। सूक्ष्म जीव चंद्रमा और मंगल की मिट्टी को उपजाऊ क्या बना सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां की मिट्टी लाए थोड़ा ज्यादा फर्टाइल हो, मैग्नीशियम ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा होगा, मास वाला। ठीक है, डिजीज के मॉडलिंग के लिए, रोग मॉडलिंग। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य प्रबंधन में सहायता करने के लिए बेसिकली ये मॉडल जो है, मॉडल्स डिजीज टू हेल्प एस्ट्रोनॉट मैनेज लॉन्ग टर्म हेल्थ चैलेंजेस। तो कई बार एस्ट्रोनॉट को बहुत सारी तरह की तकलीफ होती है जिसके बारे में अभी तक फिल्म नहीं बनी है, कोई देखना भी नहीं पसंद करेगा, बट प्रॉब्लम तो है ना। बायो रीजेनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो भी आप जो वेस्ट है, इनेबलिंग इनेबल recycling of waste for self-sustaining mission and support earth resources management। आप उसको रिसाइकिल कीजिए जो भी वेस्ट है। कैसे, आपने एक फिल्म भी देखी होगी, उसका उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने स्टूल से ही वो क्या किया है, वहां पे खेती की, एग्रीकल्चर किया, बहुत दिन तक वहां रहा भी, फिर वो वापस पहुंचा भी। ऐसा एक फिल्म, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ बट मैंने देख रखी है। गलती से बेचारा छूट गया था, वहां पे एक स्टॉर्म आया और सब लोग चले गए, इसको छोड़ दिया। अरे पी के नहीं भाई, एक हॉलीवुड की मूवी है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है वो भी। ठीक है, अरे यार तुम वही, जब मैंने कह दिया हॉलीवुड की मूवी, आप बॉलीवुड पे जा रहे हो। बॉलीवुड की मूवी भी होती है, रियली? मुझे याद नहीं है कि लास्ट मैंने मूवी कौन सी देखी थी, कम से कम नॉर्थ इंडिया में, है ना। चलो, सो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया का इनिशिएटिव क्या है इसमें, ये गगनयान मिशन है, कोलैबोरेशन ऑफ जो सोमी 4 मिशन में, 2 मिशन में ये अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा, इनिशिएटिव लेगा। ग्लोबल लेवल पे नासा ने स्पेस बायोलॉजी प्रोग्राम के लिए है, यूरोपियन का बायो लैब है, चाइना का जो स्पेस ब्रीडिंग प्रोग्राम है, ये सब है। बस इसके नाम याद रखने हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लो, दीदी को फिर से बुरा लग गया। चलो अच्छी बात है। चलिए, चलिए, अब एक और क्या हमारा है टॉपिक, एनालॉग स्पेस मिशन। लॉन्च किया गया है इसको, इंडिया ने लद्दाख से किया है, लेह लद्दाख में। बेसिकली ये प्लान टू एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट फॉर फ्यूचर लूनर मिशन के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है। डेवलप्ड बाय इसरो का एक ह्यूमन स्पेस लाइट सेंटर है, और आका ए के ए, इन दोनों ने मिलकर, और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे भी है इसमें। यानी एक हो गया इसरो, दूसरा हो गया स्पेस स्टूडियो, आका वाला, डबल ए के ए स्पेस स्टूडियो, दो हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, तीन हो गए, और एक आईआईटी बॉम्बे हो गए, चार। तो डेवलप चार लोगों, चार ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया है। ठीक है, एनालॉग स्पेस मिशन है क्या, इस बारे में। तो फील्ड टेस्ट इन लोकेशन रिजेंबलिंग एक्सट्रीम स्पेस इन्वायरमेंट का, जैसे अत्यधिक अंतरिक्ष जैसे वातावरण का, बहुत सख्त होगा ना भाई, तो उसका यूज, उसका एक्सपेरिमेंट करना वहां पे, रिजेंबल करना कि क्योंकि स्पेस में हर चीज एक्सट्रीम ही होने वाली है।
तो उसको कम से कम हम देखें, टेक्निक से, रोबोटिक टूल से, वाहनों की जांच करें, अंतरिक्ष यात्रियों से डिटैचमेंट और एकांत में अगर वो रहने लगे लंबे समय तक, 1 साल 2 साल तक कोई बात करने वाला नहीं है। यहाँ तो 10 दिन कोई बात ना करे तो जान निकल जाती है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जरा सा बताओ, जिन्होंने कभी मौन व्रत लिया हो 10 दिन के लिए? मौन व्रत का मतलब अपने हाव भाव से भी किसी से बात नहीं करना, इशारों में भी नहीं। कितने लोगों ने ऐसा किया कभी? कितने घंटे के लिए किया, ये बता दो चलो। एनीबडी? हम्म। मोबाइल के बिना तो चैन ही नहीं है यहाँ। क्या? जी। बकबक तो, मन की बकबक तो चलती ही रहती है, हम ऑलवेज चलती रहती है। चलो, तो बेसिकली इसके लिए जो स्पेसिफिक एरिया चाहिए था, लोकेशन चाहिए था, वो लद्दाख था। और लद्दाख को ही क्यों चूज किया गया, वाई लद्दाख वॉज चूजन? क्योंकि उसका भी जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है। ड्राई, कोल्ड क्लाइमेट, बैरन, ठीक है, बैरन लैंड, हाई एल्टीट्यूड टेरेन है उसका पूरा, एक्सट्रीम आइसोलेशन, क्लोजली रिजेंबल जो मेरिट मार्टियन एंड लूनर जो लैंडस्केप है उसी की तरह है, मिलता जुलता है। एकदम अलग है, अलग दुनिया ही है वो दुनिया ही अलग है। जैसे दिल्ली वाले लोगों को, जिन्होंने कभी जो लोग गोवा नहीं गए या ओशन नहीं देखा, समुद्र नहीं देखा है, आप उनको समुद्र दिखाओ वो हिल जाएंगे। जहां तक जाती है वहां तक पानी कैसे हो सकता है? फिल्मों में देख लिया ठीक है, बट सामने से देखना, यू नो, गूजबम होना। चलो, तो ये इसके लिए कुछ और भी ग्लोबल लेवल पे जो अदर एनालॉग स्पेस मिशन है, नेमो, नासा का, एंड साइरस प्रोग्राम, यूएई का, ये भी याद रखना। क्यों चुना गया ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपको पता ही है, लद्दाख का मतलब ही स्ट्रीम बता दिया आपको। अब यहां से क्वेश्चन रहेगा, यकीन जानो, आप लोगों को मन में कभी आता होगा कि सर सब कुछ इंपॉर्टेंट डाल देते, सब कुछ लिख देते। नहीं, सब कुछ नहीं लिखता, उसमें से भी बहुत काट छांट कर देता हूँ। और कोई भी मैगजीन में आप लोग, मैं फिर से कहूंगा एक बार, थोड़ा सा कोई और मैगजीन को भी 5 मिनट के लिए सही, अपने फ्रेंड में सर्किल में होगा, उठा के एक बार देख लो, समझ में चीजें आ जाएंगी। तो मन में जो आता है ना कभी कभी, कि थोड़ा सा शॉर्टकट और देख ले, नहीं मिलेगा। ठीक, चलो। अब एक नया टॉपिक, GSAT-N2 क्या है भाई? इट्स अ रॉकेट, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट था, डिप्लॉय किया इंडिया ने, बेसिकली GSAT-N2 को, सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। स्पेस एक्स का ये था, कंपनी है स्पेस एक्स, उसका रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। इसने इंडिया का GSAT-N2 जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया। ठीक है, तो आप कहोगे सर अभी तक तो हम खुद ही अपना लॉन्च कर रहे थे, स्पेस एक्स ने क्यों किया? क्वेश्चन उठेगा, मन में आया सवाल? वेरी गुड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो की ही एक कमर्शियल ब्रांच है, इसने डेवलप किया है इस सैटेलाइट को। बट छोड़ा किससे गया है? इसको डिप्लॉय किया गया है स्पेस एक्स। ठीक है, फीचर क्या है इसका? फीचर, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, इसका भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा इसका फीचर है। कहाँ पे ये होगा? लाइफ की बात करें तो 14 ईयर्स तक ये काम करेगा, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो। काम की चीज क्या है? ये आपके काम की चीज है। इंडिया तो अपना लेके जाता ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो
जो जो हमारा जो रॉकेट है बेसिकली, वो 4000 किलोग्राम से ज्यादा वो बर्डन नहीं उठा सकता, इसीलिए स्पेस एक्स का यूज किया गया था। स्पेस एक्स के से कि जो फाल्कन 9 है उसका यूज किया गया। क्लियर? अब इसका सिग्निफिकेंस, क्या करेगा भाई ये सेटेलाइट, क्या काम आने वाला है। अब स्पेस एक्स से हमने लॉन्च करवाया तो पैसा भी लगा होगा, अच्छा खासा पैसा लगा होगा। इतनी पैसे हमने खर्च क्यों किए, दिमाग में आएगा। ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाए इसके लिए। तो कुल मिला के कनेक्टिविटी की बात हो रही है। एंड प्रोवाइडेड पैन इंडिया कवरेज इंक्लूडिंग रिमोट रीजन लाइक अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड, वहां तक मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया पूरा का पूरा कवर हो जाए। किस चीज के लिए? ब्रॉडबैंड, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाए थोड़ा सा, है ना। अक्सर आप प्लेन में होते हैं, कभी कॉल करके घर में देखना, कभी कभार लग जाए, शायद लग जाए तो लग जाए, लगता है बट बहुत कम। क्लियर? प्री के लिए इंपॉर्टेंट था। चलो, अब इतनी आराम से मुझे बताना, एक ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट होके, इतने ही धीरे आप लोग पढ़ते हो जब मैगजीन पढ़ के आते हो तो? कुछ नई बातें बता रहा हूं, इतना ही टाइम देते हो पढ़ने में? और क्लास लेने के बाद, हाँ, और क्लास लेने के बाद जब आप इसको पढ़ते हो, समझ रहे हो बात को, क्लास लेने के बाद पढ़ते हो, तो नहीं, इतना टाइम अगर आप दे रहे हो तो वो तो आपका वो अपना होगा, नहीं तो नखरे इसके भी बहुत है। आपके नखरे होंगे बट इसके नखरे आपसे ज्यादा है। तो बाहर की दुनिया से बात कम करो, इस दुनिया से कि ज्यादा करीब हो। ठीक है, चलो। आज ग्रुप में मैंने एक और क्वेश्चन इंटरव्यू सेशन भी शेयर किया है। इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, जो अभी बता दे रहा हूं, सिर्फ उसको देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसी में रम जाइए, नहीं। उसमें से बिल्कुल बहुत कुछ यूनिक निकल के आया, इसलिए मैंने शेयर किया। बिल्कुल यूनिक था वो मेरी नजर में। तो सब्सक्राइब करके फिर मान चला खाली वीडियो ही देख रहे हैं, मोटिवेशन हो रहा है ना, गले में गमछा बांध के, वैसा कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो। जापान द्वारा ये लियोंग लिग्नो सेट करके है, ठीक है भाई। जापान द्वारा ये डेवलप किया गया है, वुडन सैटेलाइट है ये, लकड़ी का बना फर्स्ट। पीसीएस ने तो पूछ लिया, मतलब ये कंफर्म हो गया, यूपीपीसीएस लिख लो बगल में, आ गया ये क्वेश्चन 100% पीसीएस में। आईएएस में पता नहीं अभी, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा देखो, जापान में एक पाई जाती है मैग्नोलिया, हुक होनोकी, लकड़ी से बनाया गया है, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है वो भी, घटकों को भी शामिल किया गया। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के ये अंतरिक्ष जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, मटेरियल जो है, प्रमोट रिन्यूएबल मटेरियल्स फॉर स्पेस स्ट्रक्चर के लिए है। वुड रेजिस्ट डिके बेटर इन स्पेस, क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में लकड़ी जलवायु परिस्थितियों में बेहतर सामना कर सकती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन और पानी नहीं होता, इसलिए डिकेड नहीं होगा, उसका क्षरण नहीं होगा, खत्म, सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, है ना। तो भारी भरकम, कम से कम लकड़ी की बात अगर हो जाए तो हमारा सागवान भी है, या टिक टिक वुड। रेलवे की पटरियों पर तो कब से कब तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है बहुत जगह पे, अभी भी टिका हुआ है ना। ठीक है, धातुओं के जो सैटेलाइट होते हैं उसके अगेंस्ट अगर बात करें तो लकड़ी का विकिरण के दौरान कोई हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करते,
कोई मतलब हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रिलीज नहीं होता। मेटल सैटेलाइट में होता है बट इसमें नहीं होता। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, जिस दिन आपने दिमाग लगा के कोई भी टॉपिक को पढ़ा और खुद से दिमाग लगा कि इसमें कैसे पूछेगा यूपीएससी क्वेश्चन, कभी आप सही होगे कभी आप गलत होगे, यही होगा। मैक्सिमम यही होगा कि कभी सही हो जाओगे कभी गलत हो जाओगे। लेकिन आपने इस प्रोसेस से एक बार गुजर गए, फिर आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो। अब ये लकड़ी कहाँ पाई जाती है, थोड़ा सा इसको भी आप, जापान का है तो जापान की ही लकड़ी होगी यार, ठीक है। इसका इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेना, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो मुझे कंसल्ट कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा। बट आपका काम है कम से कम ये वर्ड अगर नहीं मिलता है आपको, आप मुझे शेयर कर दो, ठीक है। ऑपरेशन द्रोणागिरी, ठीक है। ये क्या भला है भाई? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। पर्पस क्या है इसका? एक वो था, टू लिबरलाइज जियोस्पैक्टिकल डेटा, डेवलप जियोस्पैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल एंड नॉलेज। तकनीकी नवाचार को थोड़ा सा और जो जोग्राफिकल जो डेटा है उसको थोड़ा सा लिबरल करने के लिए इंडिया ने क्या किया, एक इनोवेशन जो था इसका, इसको इनिशिएट लिया है, ठीक है। कौन सा मिनिस्ट्री है? भूस्थानिक डेटा को उदार बनाना, उसकी अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल एंड नॉलेज का को डेवलप करना, ये इसका काम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वस्तु घटनाओं या विशेषताओं का वर्णन करता है ये, जिनका स्थान पृथ्वी की सतह या उसके आसपास होगा। यानी कि कुल मिला के जो जो स्पेक्टिकल डेटा का मतलब क्या है, तो ये डिस्क्राइब करेगा ऑब्जेक्ट को, इवेंट को और फीचर को विद इन अ लोकेशन, कि आप पर्टिकुलर कहाँ पे हैं, आपका पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है, उस जगह की विशेषता क्या है, उसके फीचर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सा इवेंट वहां पे हुआ। कुछ मिनरल्स निकालना है तो आप ऊपर से देख लोगे, होगा, ठीक है। तो एज फॉर एग्जाम्पल समझो जरा सा, ठीक है। सैटेलाइट इमेजनरी हुआ, सेंसर डेटा हुआ, जो सोशल मीडिया डेटा हुआ, ये सब आप कलेक्ट कर सकते हो कि किस जगह से आया तुरंत। अभी जैसे कि कहीं मैं देख रहा था, एआई का यूज करके किसी क्रिमिनल को सजा दी गई है, ऐसा कुछ हुआ है। यानी जुडिशरी में भी आ गया है ये, इंडिया में नहीं है बट हुआ है कहीं। चलो, सो ऑपरेशन द्रोणागिरी ये है कि किस बारे में है? सो रिकॉग्नाइज करेगा एज अ क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को, ठीक है। इसके लिए एक पूरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए हैं, 2022 में ही बनाया गया है। एक इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, मतलब अभी कुछ एरिया में, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ एरिया में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, पूरे इंडिया कंट्री में नहीं है ये, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाई, तो इसका एक डिपार्टमेंट है जियो प्रैक्टिकल इनोवेशन सेल, सेल है इसका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसका एक सेल है ये प्रकोष्ठ है किसका? इस डिपार्टमेंट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का। ये उसका एक विंग है, एक सेल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वही यार उसका, आप जियोस्पैक्टिकल इनोवेशन का यूज करके उसका पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जियोस्पैक्टिकल टेक्नोलॉजीज फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस कैसे करना है, कैसे किस एरिया से ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि रात में, नाइट में बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो जाती है, रात में भी फैक्ट्रियां चलती हैं बट एनर्जी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, बहुत सारी मशीन और बहुत सारे जो शॉप है वो बंद होते हैं, है ना। तो किस एरिया में पर्टिकुलर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। या आप लाइफ को कैसे और थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। ट्रेड, आप अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, ये सब सारा डेटा यहाँ से लिया जा सकता है, ठीक है।
तो इसका जो फर्स्ट फेज का जो स्टेज है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है। अभी तो कुछ ही स्टेट में चल रहा है ना, तो उत्तर प्रदेश भी इसमें आ गया, ठीक है। तो यूपीपीसीएस के लिए कर लेना यार, द्रोणागिरी उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। पायलट परियोजना का जो फोकस एरिया है वो क्या होगा? फोकस सेक्टर फॉर पायलट प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब एरिया में काम करेगा, ठीक है। क्लियर है? अब आ जाओ अबाउट इंटीग्रेटेड जियोस्पैटिकल डेटा शेयरिंग इंटरफेस, जीडीआई। जीडीआई क्या है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक स्पेक्टिकल जो डेटा एक्सेसिबल यूजिंग एडवांस डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स विद प्राइवेसी फीचर्स, यानी कि कुछ गोपनीय सूचना है उसको आप सबको एक तो आप डेटा को साझा करो, अप टू डेट होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए, एडवांस डेटा शेयरिंग होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, कुछ प्राइवेसी फीचर के साथ आना चाहिए, और सबके लिए सुलभ भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए। यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस है कि भाई डेटा को आप साझा करने की सुविधा प्रदान करें निर्बाध, मतलब कंटिन्यू में, इनेबल सीमलेस, सीमलेस मतलब कंटिन्यूटी में, सार्वजनिक हित के लिए डेटा आधारित निर्णयों को उसका समर्थन करेगा, यानी प्रमोट रिस्पॉन्सिबल यूज फॉर जियोस्पैटिकल डेटा। जैसे कि आप ट्रेन वाला, कि आपकी ट्रेन कहाँ तक पहुंची, आपकी मम्मी पापा ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप घर बैठे देख लोगे यार ट्रेन कहाँ पहुंची, बार बार फोन नहीं लग रहा, परेशान हो जाओगे। आप ट्रैक करोगे, कई बार आप ट्रैक करते हो कि भाई आपका पार्सल कहाँ तक पहुंचा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। चलो, और क्लियर है? और भू स्थानीय डेटा के लिए जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देगा, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही क्रिप्सी, क्लियर है? अब क्या इंडिया ने कोई नेशनल पॉलिसी भी बनाई है, इसको हम करेंगे कल। डोंट वरी, आज मंगलवार, बुध, बृहस्पति, 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। हो सकता है कल भी खत्म हो जाए, तो कुछ नॉट अ बिग डील, बट हो जाएगा ये। 15 पेजेस हैं, आराम से हो जाएगा, जिसमें कि इथिक्स का पेज निकल जाएगा, तो हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ ठीक है। तो जनवरी वाला, सॉरी दिसंबर वाला स्टार्ट कर देंगे। जनवरी बन गया है, वो आपको संडे को मिल जाएगा। तो इस महीने में कितने हो गए? अभी आप लोग जाना नहीं, जल्दी बताओ।